গোর্খাল্যান্ডে স্থায়ী সমাধানের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি বদ্ধপরিকল্পিত। এই বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস অযথা রাজনীতি করছে, দার্জিলিংয়ে বললেন বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা। সোমবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে রাজু বিস্তা জানান যে বিগত 10 বছর ধরে পাহাড়ের বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার রাজনীতি করছে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান করছে না। বিজেপি পাহাড়ের বিষয় নিয়ে স্থায়ী সমাধান করবে, যেটা তাদের নির্বাচনী সংকল্পপত্র ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে কেন্দ্রে পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল, তাতে রাজ্য সরকার অংশগ্রহণ করেননি। তবে তিনি আরও বলেন যে পাহাড় নিয়ে যেন নির্বাচনের আগে রাজনীতি না হয়। ऐसा है, ये शोर अक्सर चुनाव में पिछले 100 साल से गूंज रहा है और जब जब चुनाव आता है टीएमसी एक राजनीति करने का पूरी तरह प्रयास करती है। मैं 2019 के चुनाव से लेकर के अब तक 1.5 साल में मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप हमारा संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए कि दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स का स्थायी राजनीतिक समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। दूसरा, गोरखाओं में 11 जाति जो छूटे हुए हैं उनको एसटी स्टेटस देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, मैं खुद भी एक गोरखा पुत्र हूँ, उस नाते मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे संकल्प पत्र में किए थे अब तक हम सब ने देखा है, जो असंभव थे वो सब काम भी संभव हुए हैं और इसका भी समाधान जो है जल्दी होगा। और इस दिशा में एक बैठक जो है केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने, आप सबकी जानकारी में है, बैठक बुलाई थी और मुझे अच्छा लगता, खुशी होती अगर राज्य सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करती, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं किया और वो बेसिकली जीजीएम के रिप्रेजेंटेटिव और साथ में जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक चली, मैं स्वयं उस बैठक में नहीं था, लेकिन एक शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका समाधान भी होगा। दादा, जो नोटिफिकेशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से पहले तो आया गोरखालैंड के इशू पे मुद्दा के लिए डिस्कशन के लिए 7 तारीख को बुलाया गया। उसके बाद नोटिफिकेशन में चेंज करके गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। इसमें ना अभी दादा ने बोला कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना मोर्चा के जो जीजीएम अनिल थापा या बिना तमाम जो रेबल्स है ये लोग भी नहीं आए। तो देखिए, आप लोग जैसे अभी आपके लीडरशिप ने कहा कि हम लोग जो है आपको क्या लगता है कि आप लोग यूटी के तरफ जा रहे हैं? Because UT is the only solution according to the other political parties, including the people of hills. दादा, स्पेकुलेशन पे मत जाइए, अभी समय है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, गोरखा कोई वोट बैंक नहीं है। बार बार चुनाव के समय में फुटबॉल की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ खेलना ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक आप पत्र की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय आपको जवाब देगा कि पहला विषय गोरखालैंड था, दूसरा जीटीए था। लेकिन मेरा प्रश्न तो ममता दीदी और टीएमसी से है और उनके नेतृत्व से है। अगर आपको गोरखालैंड से परहेज था, जब जीटीए सब्जेक्ट लिख करके आया फिर भी आप मीटिंग में क्यों नहीं गए? तो ये बात स्पष्ट है, आप कुछ भी कह लो, टीएमसी गोरखा के प्रति कभी भी ईमानदार ना तो आज तक थी न भविष्य में रहेगी, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और दूसरी बात, आज आप देखिए उनका जो राजनीतिकरण किस तरह से कर रहे हैं। टीएमसी एक सिलीगुड़ी में है, टीएमसी एक हिल में भी है, वहाँ पे उनके सांसद भी है। जब भी मैं जाता हूँ पोस्टरिंग होती है, गोरखालैंड कहाँ है, बीजेपी गोरखालैंड क्यों नहीं देती? और जब सिलीगुड़ी में देखो तो वही टीएमसी के कार्यकर्ता बोलते हैं बीजेपी गोरखालैंड क्यों दे रही है। तो इसका राजनीतिकरण तो ये तो स्पष्ट है कि आज से नहीं, पिछले 10 साल से टीएमसी करती आ रही है और मुझे पता है भविष्य में भी करेगी। लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब एक बैठक हो चुकी है, आने वाले समय में मुझे लगता है जल्दी बैठक होगी। और जो भी पार्टी ने
हमारे संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं और इसका भी समाधान जल्द से जल्द होगा। टीएमसी तो कह रही है कि आप लोग विधानसभा चुनाव के पहले इस बात को मुद्दा को उठाए, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि दार्जिलिंग का समर्थन आपको मिले। देखिए, टीएमसी के किस नेता ने कहा, कब कहा, या तो आप मुझे दिखा दो। होता क्या है ना, असल में देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ। आप बोलो किसी ने ये कहा, इसका जवाब दो, तो या तो मुझे आप वो बयान दिखाइए और जिस व्यक्ति ने कहा वो दिखाइए, फिर मैं उसी हिसाब से उसको जवाब दूंगा। देखिए, स्पेकुलेशन में मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप मत जाइए, धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और जो है शुरुआत हो चुकी है, अच्छा होता राज्य सरकार उसमें जाती, ज़्यादा अच्छा होता, नहीं गई, फिर भी बैठक हुई है। मुझे लगता है जल्द से जल्द आगे इस पर भी कार्रवाई होगी। राजू जी, ये जीटीए और जो है जो पहले टीजीसी था, उनके जो कंट्रैक्ट लेवल जो काम कर रहा है 10 साल से ज़्यादा हो गया, उसको परमानेंट अभी तक नहीं हुआ। ऐसा इस मुद्दे में इस बार पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर आके ये बात बता दिया कि गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंशियल क्राइसिस, सो इट नॉट परमानेंट एनी मिनिस्टर। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखा है कि बाहर के डेवलपमेंट नाम के 175 करोड़। दुर्भाग्य है, हम इतने सक्षम और सामर्थ होते हुए भी आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। आज ममता दीदी कहती है 3000 करोड़ रुपए दिए, मुझे तो पता नहीं कि वो 3000 करोड़ कहाँ दिए। 32 वेंटिलेटर पहले नॉर्थ बंगाल में आए थे, अभी 20 और आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। वो 3000 रुपया का क्या किया मेरे अब तक जो है मेरी तो जानकारी में नहीं है और मुझे कभी दिखा भी नहीं है। और आज ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। 4,75,000 करोड़ कर्जा आप बंगाल के ऊपर में छोड़ के जा रही हो, क्योंकि जाना आपका तय है, 6 महीना समय आपके पास बचा हुआ है। और मैं एक दिन उनके मंत्री का एक बयान देख रहा था दार्जिलिंग हिल में, अभी 4-5 दिन पहले। वो बता रहे थे अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने का समय है, जो कुछ भी काम हमने बोला हम उसको जल्दी से जल्द से पूरा करेंगे। यानी उनको भी ये पता लग चुका है कि अब हम 6 महीने में जा रहे हैं। सो आज देखिए क्या नहीं है बंगाल में, हमारे पास कोस्ट लाइन है, हमारे पास टूरिज़्म के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ बंगाल है, हमारे पास जो है 5000 किलोमीटर का स्टेट और नेशनल हाईवे है, हमारे पास 90,000 किलोमीटर के छोटी और बड़ी सड़कें हैं, हमारे पास 4000 किलोमीटर का रेल लाइन है, हमारे पास बारिश सबसे ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूट करता है। सब कुछ होते हुए भी अगर आज हमारी मुख्यमंत्री कहती है मैं कंगाल हूँ, तो आपके मिस गवर्नेंस के कारण है। और इसके देखिए 4,75,000 कर्जा हो गया, और ये सारा पैसा अगर विकास के काम में लगता तो जनता का भला होता। सब पॉलिटिशियन ने जेब भरने का काम किया है। आज बंगाल अगर 35 और 10 45 साल में पिछड़ा है, तो इस 45 साल में जनता गरीब होती गई और जो पॉलिटिशियन जो है वो अमीर और पैसे वाले होते गए। आप उनके बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां देखोगे। जीटीए चलाने वाले जो हवाई चप्पल पहन के घूमते थे, आप बड़े बड़े बोलेरो गाड़ी में आज घूमते हो। सब पैसा कहाँ से आया? और रही बात 175 करोड़ रुपया, आज तक किसी सरकार ने चेक काट के किसी बॉडी को 175 करोड़ देते हुए देखा है आपने? ये सब झूठा है। मुझे लगता है कोई पुराना एरियर बचा होगा, उसका कुछ पैसा देना होगा, अनाउंस किया, थोड़ा बहुत दे दा के ख़त्म करेंगे। 30 साल में हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी बॉडी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस बॉडी आपको नहीं दिखेगी, चाहे वो दार्जिलिंग हिल काउंसिल हो, चाहे जीटीए हो, जहाँ पे कर्मचारी 30-35 साल से काम कर रहे हैं और वो जो है वो परमानेंट भी नहीं है। और ऊपर से आकर के इतने निराशावादी बयान जो है मुख्यमंत्री देती है, मुझे लगता है उनको थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ये उनकी जो पूरी की पूरी यात्रा मैं दिल्ली में रहते हुए अच्छे से देख रहा था, बहुत ही निराश करने वाला था। सिलीगुड़ी में रही 2 दिन तक, बट सिलीगुड़ी को जीरो, कोई भी अनाउंसमेंट। इतना कह देती हम महानंदा और बालासिन की सफाई कर देते तो भी मैं मान लेता। इतना कह देती कि हम ट्रैफिक की जो समस्या है उसको ठीक कर देते। और एयरपोर्ट की बात करती है, 6 साल पहले केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम 650 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में पहली बार किसी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ रुपया देने के लिए कहा है कि हम ज़मीन के लिए पैसा भी देंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक कहीं भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी भी सरकार को ज़मीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया। पहली बार वो बंगाल में दिया, उसके बावजूद भी आज जो है आज तक ज़मीन हैंडओवर नहीं किया। आज दुर्दशा देखिए बागडोगरा एयरपोर्ट की, हिंदुस्तान में सेकेंड सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। 37 फ्लाइटें रोज उतरती है, चढ़ती है, और अपनी कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा क्षमता में जो है आज वो काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 6 साल हमको
इतना पीछे धकेल दिया। अगर 6 साल पहले ये काम होता, आज तक जो है एयरपोर्ट बन के खड़ा होता और कितना टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ता। और मैं केंद्र सरकार से और प्रेशर करके मैं चाहता कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से ऑपरेट हो। मान लीजिए किसी को ईस्ट की तरफ से आना है, बैंकॉक से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, इस तरफ से सिंगापुर से आना है, तो बेचारा उसको पहले दिल्ली पहुँचना पड़ता है, फिर वापस बागडोगरा आना पड़ता है। सो उसका समय बचेगा, उसका पैसा बचेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज देखिए जो हमारे पश्चिम बंगाल के युवा सबसे ज़्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के काम करते हैं रोजगार के लिए। लेकिन अब वो कोविड के समय सब डर के घर वापस आ गए हैं। अभी वो कुछ चले भी गए, कुछ यहीं हैं। अब इस समय हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम उनको नौकरी देते। आज हो क्या रहा है, हमने 10 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड बना दिए मनरेगा में। वो पैसा सारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो हमारे कैडर्स है, उनके जेब में जा रहा है। बड़े बड़े डोजर ला करके वो जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आते हैं मशीन, उससे जो है सड़कें खोदी जाती है और बाद में बहुत सारे लोगों, मजदूरों के नाम दिखा करके जो है वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता है। सो PMGY हो, PM आवास योजना हो, RIDF हो, जितने भी तरह की केंद्र सरकार से पैसा आता है, सब में भ्रष्टाचार होता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज पश्चिम बंगाल में जो भी पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है उसमें पूरा वो भ्रष्टाचार पे जा रहा है। और केंद्र सरकार नहीं कर रही है ऐसी बात नहीं है। जब पहले यूपी की सरकार होती थी, 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए आता था, आज 5 साल में उससे डबल पैसा आ रहा है। लेकिन ये सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है, नेताओं का जेब भरने का काम हो रहा है, लेकिन हमारी जनता गरीब की गरीब है। শিলিগুড়ি থেকে উদয়ন মুখার্জি রিপোর্ট, দৈনন্দিন।